हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए जो हमारी तैयारी चल रही है एग्जाम की, उसके अंतर्गत हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 11 क्लास 12th का जो हमारा एमसीक्यू है उसके बारे में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी कि वही जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या क्या है। और ये चैप्टर आपको पता है जैव प्रौद्योगिकी वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मुझे लगता है मजा आएगा। सभी साथ में अपने आंसर्स करते जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या वो सही है और कितना उन्होंने पढ़ा है। चलिए चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज जो है हम देखने वाले हैं आज। तो सबसे पहला हमारे पास है कि जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों की पूर्ति में किसका योगदान है। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए या किसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, यहाँ पे ये देखते हैं। आनुवंशिकी, अभियांत्रिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान या सभी। तो देखो जैव प्रौद्योगिकी में हमें बैक्टीरिया चाहिए, उससे रिलेटेड चीजें चाहिए, जेनेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए और आणविक मॉलिक्यूलर बेसिस पे भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे बनी हुई है। तो हमें इन सभी की जरूरत है। तो डी वाला ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट है आनुवंशिकी यांत्रिकी को क्या कहा जाता है। अगर हम जेनेटिक्स को मैकेनिक्स से जोड़ दे, मतलब वही जीन्स निकालना, जोड़ना है ना, उस पर मॉडिफाई करना, तो उसे हम क्या कहेंगे। पुनर्योगज डीएनए तकनीक, उत्तक संवर्धन, क्लोनिंग संवाहक या अनुप्रभाव संवादक। तो भाई हम क्या कर रहे हैं, जीन यानी कि डीएनए से छेड़छाड़ कर रहे हैं, डीएनए से निकाल रहे हैं, उसमें कुछ और ऐड कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए बना रहे हैं। और इस चैप्टर के अंदर हमने इसी हेडिंग के साथ सारी सिद्धांत पढ़े हैं कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी यांत्रिकी, क्योंकि इसी में हम डीएनए में चेंजेस करते हैं। उत्तक संवर्धन अलग है, टिश्यू कल्चर को बोलते हैं, जहाँ पे एक सेल को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उससे विभाजन करवाया जाता है संवर्धन माध्यम में। क्लोनिंग इसी का ही पार्ट है, इसके एक स्टेप के अंतर्गत आता है। और डाउन स्ट्रीम यानी कि अनुप्रभाव, इसे हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में हमने क्या किया था, पूरा सब कुछ होने के बाद जो प्रोडक्ट हम प्राप्त करते हैं उसको सफाई करना है ना, उसको फैक्ट्री के अंदर पैकिंग करना, ये सब डाउन स्ट्रीम के अंदर आता है। तो वो इन्हीं का पार्ट है एक। तो ए वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट की तरफ चलें। निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी मीन्स सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, सूक्ष्म विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान। लुईस पाश्चर, जेडी वॉटसन, स्टीफन हेल्स या रॉबर्ट कॉच, किसको कहा जाता है भैया, इनमें कौन जो है वो सूक्ष्म जीव विज्ञान से संबंधित नहीं है। देखो लुईस पाश्चर संबंधित है क्योंकि इन्होंने टीकाकरण, बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा भी और इसके बारे में रिसर्च भी की, तो है सूक्ष्म विज्ञान से संबंधित। जेडी वॉटसन ने भी माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित है क्योंकि इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया जो कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही आता है। रॉबर्ट कॉक ने तो भाई आपको पता ही है, रॉबर्ट कॉक यहाँ पे दिया है लेकिन ये रॉबर्ट कॉर्क है एक्चुअली, उसी ने उन्होंने ही क्या किया था, सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था। स्टीफन हेल्स यहाँ से संबंधित नहीं है। स्टीफन हेल्स जो है वो अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है, ठीक है, स्पेस से संबंधित है स्टीफन हेल्स, ठीक है। इन्होंने बिग बैंग थ्योरी और ब्रह्मांड के बारे में हमें जो है बताया था। तो ये माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट की तरफ चलें। यहाँ पे एगारोस जेल प्राप्त किया जाता है। इस चैप्टर का जो है हमने ये क्वेश्चन किया भी है, एगारोस जेल किससे प्राप्त किया जाता है। तो एगारोस जेल समुद्री घास से, मक्का से, हाइड्रीला से या फर्न से, किससे प्राप्त किया जाता है एगारोस जेल। तो इसके हमने एक बीच में इससे पहले एक क्वेश्चन किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें भी हमने बात की है कि एगारोस जेल जो है वो एक प्रकार की क्या है, समुद्री घास है। और ये किससे प्राप्त की जाती है आपको पता होना चाहिए, ये रेड एल्गी, वैसे तो ये 11 से ही पता होना चाहिए आपको, रेड एल्गी से प्राप्त की जाती है। और रेड एल्गी में भी ये किससे, जैलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त की जाती है।
ग्रेसिलेरिया से प्राप्त की जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं, 11 से भी कनेक्टेड है। और जैसा कि मैंने कहा बिहार के जो क्वेश्चंस हैं उनमें काफी चीजें 11 से कनेक्टेड करके बनाई गई है क्वेश्चंस, जो पुराने मॉडल पेपर या क्वेश्चंस है, तो आप बिल्कुल ध्यान दें इन पे। नेक्स्ट की तरफ चले अगर हम, तो टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है, जिसको हम टेक पॉलीमरेज भी कहते हैं। किससे प्राप्त किया जाता है ये? थर्मस इक्वेटिकस, ई कोलाई से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस से, या इनमें से किसी में। तो आपको डायरेक्टली ये पता होना चाहिए टेक पॉलीमरेज, इसके नाम है भाई थर्मो, टी से थर्मो, इक्वेटिकस का एक्यू ले रखा है, तो टेक उसी से बना हुआ है, थर्मस इक्वेटिकस। पूछ सकते हैं कि ये टी और एक्यू क्या डिनोट कर रहा है? टी डिनोट कर रहा है थर्मस को और एक्यू डिनोट कर रहा है इक्वेटिकस को। तो भाई थर्मस इक्वेटिकस से जो पॉलीमरेज हम लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टेक पॉलीमरेज या टेक डीएनए पॉलीमरेज। क्यों? क्योंकि ये थर्मस इक्वेटिकस का डीएनए पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पे भी खत्म नहीं होता, और हम 92 से 95 डिग्री जो हम पीसीआर मेथड अपनाते हैं वहां पे हम इसे काम में लेते हैं, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज जो है वो तो स्पॉइल हो जाता है, लेकिन ये इसका कुछ नहीं बिगड़ पाता। ठीक है, चलिए क्यों है ये मैंने आपको रीजन बता दिया। ये रीजन भी पूछा जाता है कि क्यों टेक पॉलीमरेज ही काम में ले रहे हो, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। निम्नलिखित में से कौन उच्च जीवों में जीन क्लोनिंग होती हेतु एक वाहक के रूप में प्रयोग होता है? बैकुलोवायरस, साल्मोनेला टाइफ्यूरी, राइजोपस नाइग्रिकेंस और रेट्रोवायरस। किसको हम उच्च जीवों के लिए, ये भी हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, हमने बात की थी प्लांट्स और एनिमल के लिए। प्लांट्स के लिए हम क्या काम में लेते हैं? एग्रोबैक्टीरियम काम में लेते हैं, टीआई प्लाज्मिड, इस्चेरिचिया कोलाई काम में लेते हैं। लेकिन हायर कैटेगरी के स्पेशली एनिमल्स की अगर हम बात करें, एनिमल्स के लिए भी अगर आपको पूछे तो आंसर यही रहेगा। ठीक है, एनिमल्स के लिए हम रेट्रोवायरस का यूज करते हैं। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, हमने भी पढ़ा है, लेकिन हमें क्या बात खास यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो भी आप यूज करेंगे वो अहानिकारक होना चाहिए। इस पे एक क्वेश्चन आ चुका है कि अगर आप रेट्रोवायरस यूज कर रहे हैं तो आपको क्या सावधानी बरतनी है। तो आप जो भी वायरस का, रेट्रोवायरस समझते हैं ना, एड्स वाले में भी मैंने आपको पढ़ाया है, ऐसे वायरसेस जिनमें डीएनए जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या होता है? आरएनए होता है, उन्हें हम कहते हैं रेट्रोवायरस। ठीक है, तो वो काम में लिया जाता है जंतुओं या उच्च जीवों के लिए। और इनको पहले क्या किया जाता है? इनका जो हानिकारक डीएनए है उसको निकाल के फिर इसको एज अ वेक्टर हम या वाहक के रूप में काम में ले सकते हैं। तो पहले इसे अहानिकारक किया जाता है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है शॉर्ट टाइप का। नेक्स्ट है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग किसको काटने के लिए किया जाता है? एकल छड़ीय आरएनए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द्विछड़ीय डीएनए, एक छड़ीय डीएनए, द्विछड़ीय आरएनए। यहाँ पे एक छड़ीय द्विछड़ीय का मतलब क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड, एकल का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड, द्वि का मतलब डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, समझ गए, द्वि का मतलब डबल। तो क्या है भाई बताओ, हम पढ़ते हैं, पूरी डिटेल पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं हम। आपको पता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो डीएनए की दोनों ब्रांचेस को काटता है, दोनों स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को काटता है। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया तकनीक का उपयोग किया जाता है डीएनए की पहचान के लिए, आरएनए के रिपेयर के लिए, डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए, या डीएनए के खंड के लिए। तो भाई किसके लिए करते हैं? पीसीआर मेथड किसके लिए करते हैं हम? डीएनए की कॉपीज बनाने के लिए, है ना, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए। तो खंडन तो करेंगे नहीं, रिपेयरिंग के लिए भी नहीं करते, पहचान के लिए भी नहीं करते। हम जो करते हैं वो किसके लिए करते हैं? संवर्धन। इसके लिए हिंदी में शब्द दे रखा है संवर्धन के लिए। कल्चर करते हैं हम डीएनए का एक तरह से, है ना, वैसा कल्चर नहीं, डीएनए की कॉपी बना रहे हैं हम, तो उसको बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। आपको ये याद रखना है, इंग्लिश वर्ड, हिंदी में भी कई बार एम्प्लीफिकेशन वर्ड देखकर पूछा होता है। डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज करते हैं। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। इनमें कौन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है? EcoR1, BAMH1, HindIII या पैक्टिनेज। क्या यूज करते हैं भाई बताओ?
कौन है जिसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है इनमें से, वो पूछ रहा है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के हमने बहुत सारे नाम, इको R1 पढ़ा है, बाम H1 पढ़ा है, हिंड थर्ड पढ़ा है, लेकिन पैक्टिनेज नहीं पढ़ा। पैक्टिनेज कहाँ काम में लेते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है, जब हमें जो भी सेल है, अगर प्लांट सेल है तो उसकी सेल वॉल हटानी होती है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। देखो एक क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताती हूँ, क्वेश्चन में सिर्फ एक आंसर नहीं होता, उससे जुड़ी हुई चीजें भी होती है। सेल वॉल को हटाने के लिए हम इसको, इस एंजाइम को काम में लेते हैं। पैक्टिनेज और सेलुलेज, ये हमने पढ़ा था, पोमेटो बनाया था तब, उसके अंदर भी देखा था कि उसकी सेल वॉल हटाने के लिए हम पैक्टिनेज और सेलुलोज, और बाकी भी जो हम कल्चर कर रहे हैं या डीएनए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वहां पे पैक्टिनेज को यूज किया जाता है सेल वॉल हटाने के लिए। ठीक है, इको R1 इश्चेरिचिया कोलाई से है, बाम जो है वो बैसिलस वाले से है, और हिंड जो है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से प्राप्त हुआ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलें। टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, ये तो बिल्कुल इजी सवाल है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेंस से, इश्चेरिचिया कोलाई से, बैक्टीरियोफेज से, या इनमें से किसी में से नहीं। बिल्कुल सिंपल, टीआई प्लाज्मिड किससे प्राप्त किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेंस से प्राप्त किया जाता है। और ये एग्रोबैक्टीरियम क्या करता है? एग्रोबैक्टीरियम जो है वो एक रोग फैलाता था प्लांट के अंदर, कौन सा? ट्यूमर। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ट्यूमर फैलाता है ये प्लांट के अंदर, गिठान जैसे सेल डिवीजन, आपको फोटो भी बताया था, ट्यूमर हो जाता है, ये ट्यूमर फैलाता है, और इसी का हम अच्छा वाला यूज करके क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम के अंदर एक प्लाज्मिड होता है, इस प्लाज्मिड को हम कहते हैं टीआई प्लाज्मिड, इसके डीएनए के अलावा, ठीक है, एक्स्ट्रा जो होता है उसी को तो हम प्लाज्मिड कहते हैं। एक्सोन्यूक्लियस के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? ध्यान से सुनना, एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं, यह डीएनए को भीतरी विशिष्ट स्तरों पर काटते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड को अलग करने के अतिरिक्त भीतरी विशिष्ट स्थानों पर या स्थलों पर काटते हैं। वर्गीकरण की दृष्टि से ये प्रतिबंधित न एंजाइम न्यूक्लियस एंजाइम के एक बड़े वर्ग हैं। बताइए बिल्कुल, ठीक है। एक्सो दो प्रकार के हमने एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने एक्सोन्यूक्लियस जो कि यहाँ पे नाम दिया है, और एक हमने पढ़ा था एंडोन्यूक्लियस। क्या फर्क होता है दोनों में? एक्सो वाले जो होते हैं वो डीएनए को, एक्सो वाले जो होते हैं वो डीएनए को सिरों से काटते हैं। एक्सो का मतलब बाहर के सिरों से काटते हैं, जबकि एंडो वाले जो होते हैं वो बीच में या भीतर से काटते हैं। तो भाई बीच वाले एंडो है, एंडो मीन्स अंदर, तो ये भीतर से काटते हैं। यहां पे देखो भीतर से काटने के लिए दे रखा है, जबकि ये तो एक्सो है। तो यही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये तो एंडो एंजाइम करेंगे, ये तो एंडोन्यूक्लियस करता है, एक्सोन्यूक्लियस नहीं करता। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, एक बड़ा वर्ग है ये, और काटेगा, ये अलग करेगा न्यूक्लियोटाइड को। देखो डीएनए किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से, तो काट रहा है मतलब न्यूक्लियोटाइड को ही न्यूक्लियोटाइड से अलग कर रहा है। ठीक है, सी वाला स्टेटमेंट ये कह रहा है, देखो यहाँ पे भी है भीतरी, लेकिन ये क्या कह रहा है, ये न्यूक्लियोटाइड को अलग करने के अतिरिक्त, न्यूक्लियोटाइड को पहले अलग करते हैं, मतलब पहले बाहर से काटेंगे, फिर और बाहर से, फिर देखो ये ऐसे काटता है, पहले ये वाला सिरा काटा, ये अलग हो गया, फिर ये वाला सिरा काटा, ये अलग हो गया, फिर ये वाला, तो अल्टीमेटली फिर अंदर भी आएगा। ये इसलिए यहाँ पे भीतरी शब्द है, ये पहले न्यूक्लियोटाइड को काटेगा फिर अंदर की तरफ बढ़ेगा। और ये स्टेटमेंट कह रहा है ये डीएनए को भीतरी विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं, डायरेक्ट भीतरी नहीं काटते, ये बाहर से शुरू होकर अंदर की तरफ आएंगे। भाई एक अल्टीमेटली बाहर वाला सिरा गया, फिर बाहर वाला सिरा गया, फिर तो अंदर तो आएगा ही ना कभी ना कभी। तो भाई बी वाला जो है वो गलत ऑप्शन है, हमें गलत बोला है, इस पे जरूर ध्यान दे। नेक्स्ट है cDNA क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा बना निर्मित, क्लोनिंग किया हुआ डीएनए, वृत्ताकार डीएनए, या पुनर्योगज। ये मैंने क्लास के अंदर स्पेशली बताया था, एक ही बार बताया है, लेकिन जब हमने पढ़ा था शायद आरएनए इंटरफेरेंस जब हमने पढ़ा है तब बात की है इसकी। cDNA क्या होता है? cDNA कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होता है?
कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए उस डीएनए को कहते हैं जो आरएनए से बनता है। आरएनए से अनुलेखन, लेकिन ये अनुलेखन कैसा है? विपरीत अनुलेखन है ये, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसको? रिवर्स, इंग्लिश में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जब डीएनए बनता है आरएनए से, तो उसे हम सीडीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कौन सा काम, देखो यहाँ पे एंजाइम का नाम दे रखा है, लेकिन आप समझ जाएंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए आपको एंजाइम कौन सा लगेगा? यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एंजाइम है, एंजाइम का नाम है। तो यहाँ पे आपको एक और बात सीखने को मिल रही है। अगर आपसे पूछ ले कि विपरीत अनुलेखन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए आपको कौन सा एंजाइम चाहिए, तो आप कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम के आगे एज लग जाता है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ठीक है। इसी से बनेगा ना भाई, तो यहाँ पे उल्टा पूछा हुआ है, बोला है इससे निर्मित है, तो क्या निर्मित होगा? सीडीएनए निर्मित होगा। इको R1 नामक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में को क्या है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा दूसरों में भी आपको पूछा जा सकता है। कोलोन, सिलोन, को एंजाइम या कोलाई, क्या होता है बताओ? तो देखो, हमने जो नामकरण किया था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का, उसमें हमने कहा था कि अगर कोई भी, जैसे कि इको R1 है, ये नामकरण कैसे हुआ है? तो हम कह रहे हैं ई यहाँ पे कैपिटल रहेगा, मैंने थोड़ा सा वैसा वाला ई बनाया है। इको R1 जो है उसमें ई तो इसका क्या रहेगा? जीनस का नाम रहेगा जिससे ये प्राप्त हुआ है, जैसे इश्चेरिचिया, इश्चेरिचिया कोलाई से प्राप्त हुआ है ये। लेकिन अगर हम इसका इंग्लिश देखें, अगर आप इसका इंग्लिश देखना चाहते हैं तो इश्चेरिचिया कोलाई, ये नाम है इसका। तो हमें सबसे पहले नामकरण करते वक्त सबसे जो उसका वंश है, जीनस है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेना है, जो हम लेते हैं। उसके बाद उसकी जो स्पीशीज है उसके 2 लेटर्स हमें लेने हैं, लेकिन स्मॉल में लिखने हैं उसको। इसको स्मॉल में लिखना है, फर्स्ट वाला कैपिटल में लिखना है। तो फर्स्ट वाला हमने कैपिटल में लिख दिया, इसको स्मॉल में ले लिया, और फिर जो भी उसका विभेद है, ये क्या बता रहा है? उसका विभेद बताता है। जो आर है वो उसका स्ट्रैंड कौन सा है, कौन से स्ट्रैंड से, और ये बताएगा नंबर कि कौन से नंबर पे उसको निकाला गया था, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे। तो ये है, ठीक है। ये आपको बात ध्यान करनी है, ये नामकरण में हमने पढ़ा है जब हमने। तो यहाँ पे देखो कोलाई क्या बता रहा है, जो को है वो क्या बता रहा है? कोलाई बता रहा है, क्योंकि इसका पूरा नाम इश्चेरिचिया कोलाई है, ठीक है। ये इस पे क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजाइम के नामकरण को समझाइए, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट की तरफ चलें, कवक को किस एंजाइम से संबंधित किया जाता है? काइटिनेज, लाइसोजाइम, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी ने मेरी क्लास बहुत अच्छे से डिटेल में देखी है तो उसको बिल्कुल ये समझ में आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर इतना उसको दे नहीं रखा है। मैंने क्लास में इसको 2 बार पढ़ाया है, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर हर चीज 2-2 बार आई हुई है। चलिए, काइटिनेज, लाइसोजाइम, सेलुलेज और गैलेक्टिस, क्या किया जाता है? कवक को अलग करना है आपको। कवक है, अभी जस्ट इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपसे कहा था कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमें कई बार सेल अलग करनी होती है, डीएनए सेल वॉल अलग करनी होती है डीएनए को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि डीएनए ऐसे तो डायरेक्टली हाथ डाल के तो निकालोगे नहीं, पहले उसकी सेल वॉल निकालोगे, फिर साइटोप्लाज्म को गलाओगे, है ना, सारे प्रोसेस हमने पढ़े हुए हैं। तो कवक की अगर आपको सेल वॉल निकालनी है किसी कवक की, तो कैसे निकालोगे? तो भाई नॉर्मल अगर प्लांट है, तो जैसे एल्गी है या नॉर्मल प्लांट है, तो उसकी सेल वॉल के लिए हम पैक्टिनेज यूज करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अगर हमारे पास कवक है तो कवक की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर काइटिन की सेल वॉल है तो उसको निकालने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? काइटिनेज का करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैंने क्लास के अंदर बताई है। बैक्टीरिया की अलग करनी है तो लाइसोजाइम यूज करेंगे। अभी से लिख लो, अगर नहीं अभी याद है तो एक बार नोट कर लो इसको। सेल्यूलोज, नॉर्मल सेल वॉल अगर प्लांट की है तो उसको, और गैलेक्टोज तो भाई काम नहीं है वैसे तो,
गैलेक्टेस का सेल वॉल के अंदर कोई काम नहीं है, ऐसे ही दे रखा है। चलिए, एक एंजाइम है वैसे। नेक्स्ट है टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है। देखो फिर से सेम क्वेश्चन अलग तरह से, थर्मस इक्वेटिकस से, ई कोलाई से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस से। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, ए वाला जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट की तरफ चलें। एंजाइम लाइगेज का प्रयोग किया जाता है। फिर से लाइगेज, लाइगेज क्या करता है? डीएनए को खंडित करने के लिए, खंडित डीएनए को जोड़ने के लिए, डीएनए को शोधित करने के लिए, जीव प्रतिकारक की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं लाइगेज से? दो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, एक तो RE यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और दूसरा लाइगेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काटता है डीएनए को और ये जोड़ता है, इसका विरोधी है भाई, जोड़ता है। तो क्या कर रहे हैं हम? जोड़ने के लिए, डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। पौधों की जड़ों में ट्यूमर पैदा करता है। अभी जस्ट इससे पहले वाले अगर 2-3 क्वेश्चन आपने मेरे देखे हैं पहले, तो आप इसका आंसर दे देंगे इकोलाई, एग्रोबैक्टीरियम, थर्मस इक्वेटिकस, या इसमें से कोई नहीं। अभी जस्ट हमने बात की कि जो टीआई प्लाज्मिड है वो हम एग्रोबैक्टीरियम से प्राप्त करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम पौधों के अंदर, स्पेशली पौधों की जड़ों में ट्यूमर फैलाने का काम करता है। तो ये बी वाला एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस, पूरा नाम इसका वो बी है। नेक्स्ट की तरफ चलें। प्रतिबंधित एंजाइम की खोज किसके काटना संभव हुआ? प्रतिबंधित एंजाइम से किसको काटना संभव हुआ है या काट सकते हो आप? डीएनए को, आरएनए को, प्रोटीन को, या सभी को? बताओ। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से आप क्या क्या काट सकते हो? डीएनए काट सकते हो, आरएनए काट सकते हो, प्रोटीन काट सकते हो, या सभी काट सकते हो? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? डीएनए से का यूज हम क्या करते हैं? डीएनए को काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलें। प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के किस विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला, पैलिंड्रोनिक एंजाइम, प्लाज्मोडियम, या सभी? बताओ जल्दी से। तो हमने बात ही इसी बात से शुरू की थी इस चैप्टर की कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो किसी विशिष्ट स्थलों को काटते हैं, डीएनए के विशिष्ट स्थलों को काटते हैं। और ये विशिष्ट स्थल कैसे होते हैं? पैलिंड्रोनिक होते हैं। पैलिंड्रोनिक का मतलब क्या है? एक शब्द बताया था आपको, मलयालम। और मैंने कहा था ये मलयालम शब्द ऐसा है कि आप इसको इस डायरेक्शन में पढ़ो या इस डायरेक्शन में पढ़ो, ये दोनों डायरेक्शन में क्या होता है? सेम रीडिंग आएगी, MALAY, ठीक है। और इधर से भी पढ़ोगे तो MALAY, सेम रीडिंग रहती है। और ऐसी ही क्या करता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम विशिष्ट एंजाइम को काटता है जो पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस बनाते हैं। क्या होते हैं पैलिंड्रोनिक? कि डीएनए में दोनों दिशाओं से पढ़ने पर 5 से 3 की तरफ जाओ या 3 से 5 की तरफ जाओ, दोनों डायरेक्शन में पढ़ने पर समान पठन आता है या रीडिंग आती है, उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस। तो पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस को काटता है। जैसे कि अगर हम इको R1 की बात करें, इको R1 की बात करें तो हम कहते हैं कि चलो ये नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन आने वाला है इसलिए मैं नहीं बता रही। इको R1 भी एक विशिष्ट स्थल को काटता है, बाम H1 भी एक विशिष्ट स्थल को काटता है, जिसके बारे में नीचे क्वेश्चन आएगा उसमें देखेंगे, वरना क्वेश्चन खुल जाएगा अभी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल पहली प्रतिबंधित एंजाइम का क्या नाम है? इको R1, हिंड थर्ड, इको RV, या इनमें से कोई नहीं? सबसे पहला हमने यूज कौन सा किया था? देखो तो वो कौन है? देखो सबसे पहले खोज किसकी हुई थी? अगर आपको ये पूछे डिस्कवरी किसकी हुई थी, सबसे पहला कौन सा निकाला था हमने बाहर, हमने मतलब साइंटिस्ट ने, वो था हिंड सेकंड, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है सबसे पहले इस्तेमाल किसका किया गया था, तो वो किया गया था इको R1 का, ठीक है। दोनों ही बातें अपने आप में अलग है, क्लास के अंदर हमने की है। चलिए, पुनर्योगज डीएनए तकनीक हेतु प्रयुक्त एंजाइम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज, लाइगेज और रेस्ट्रिक्शन। देखो अब यहाँ पे गड़बड़ है, आपको लग रहा होगा ये सभी तो सही है, लेकिन ये पूछ रहा है डीएनए तकनीक में
ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, हमें बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बिल्कुल देखो, ये तो हम पीसीआर के लिए यूज करते हैं, पीसीआर टेक्निक के लिए यूज करते हैं, हालांकि वो डीएनए पुनर्योगित तकनीक के अंदर काम में आने वाली विधि है, लेकिन हमें डायरेक्टली पूछा है कि पुनर्योगित तकनीक में जो स्टेप्स है उसके अंदर आप क्या काम करो। ये तो एक साइड प्रोसेस हो गया कि अगर आपको डीएनए की कॉपी बनानी है तो आप पीसीआर यूज कर लो, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर हम बोलें तो हम ये कहेंगे कि दो एंजाइम यहाँ पे मेन है, एक तो देखो डीएनए को काटने के लिए और दूसरा डीएनए को जोड़ने के लिए। डी वाला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको। नेक्स्ट की तरफ चलें, इकोलाई में प्रतिबंधित स्थल श्रृंखला मौजूद है। इको R1, हिंड थर्ड, बाम H1, इनमें से सभी। आधे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, लेकिन मैं समझाती हूँ इस क्वेश्चन को। ये पूछ रहा है कि इको R1 का हमने जो डायग्राम बनाया है, बना हुआ है एनसीईआरटी के अंदर PBR 322 का, यही बनाया हुआ है। इसके अंदर ये पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम के साइट प्रेजेंट है। साइट पूछ रहा है, बंधन स्थल पूछ रहा है। तो बंधन स्थल क्या होता है, हमने कहा था इको R1 में बहुत सारे ऐसे बंधन स्थल है जो दूसरे प्लाज्मिड में भी बंधन स्थल होते हैं। जैसे कि अगर आपको याद आ रहा हो तो यहाँ पे हमने बनाया है PST1, PVU1, यहाँ पे एक बना हुआ है PVU सेकेंड, इधर बना हुआ है बाम। डायग्राम देखो आप, आपको याद आ जाएगा। और इधर शायद SI का कुछ बना हुआ है, ठीक है। इधर ओरा स्थल है, ओरी स्थल या ओरा स्थल है। तो यहाँ पे हमने कहा था कि इकोलाई को क्यों काम में ले रहे हैं हम इतना, क्योंकि भाई इसके अंदर दूसरे जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस एंजाइम है उनके भी बंधन स्थल मौजूद हैं, इसीलिए इसको काम में लेते हैं। अब अगर आपने मेरी डिटेल क्लास समझी है तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझी है तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि इसमें बाकी जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उनके भी साइट मौजूद है, मतलब उनका भी इन एंजाइम का काम भी ये कर देगा। जहां पे बाम H1 काम में आ रहा है उसकी जगह आप इको R1 यूज कर सकते हो, क्योंकि बाम H1 वाली साइट इको R1 में भी है, जिसको PBR 322 भी कहते हैं। तो भाई इन सभी के साइट मौजूद है यहाँ पे। हिंड थर्ड भी है, हिंड थर्ड मैंने बनाया नहीं है, बना देती हूँ, जैसे यहाँ पे बना देती हूँ। कहाँ बनाऊँ, जगह नहीं बची अब, यहाँ बीच में बना देती हूँ। हिंड थर्ड भी होता है, इनकी फिक्स साइट है, इसको कहीं भी नहीं बनाते। ये यहाँ पे फिक्स है, इसकी यहाँ पे ही फिक्स है, इसकी यहाँ पे फिक्स है। आप डायग्राम देखिए, आपको याद आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चले। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में प्रयुक्त सबसे सामान्य जीवाणु कौन सा है? एस्चेरिचिया, क्लॉस्ट्रिडियम, साल्मोनेला और बैसिलस। तो अगर आपको मेरा एक डायलॉग याद है कि बायोटेक्नोलॉजी में बलि का बकरा कौन है जिसको हर जगह काम में लिया जाता है, और वो है इकोलाई। तो इकोलाई जीवाणु का बहुत यूज है, एस्चेरिचिया कोलाई। नेक्स्ट की तरफ चले। डीएनए पुनर्योगन तकनीक में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बृहत पैमाने पर उपयोग किया जाता है, से प्राप्त होता है, जो हम RE है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसी को हिंदी में भाई प्रतिबंधन एंजाइम भी कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल सुन ले, इसी का नाम है। क्वेश्चन आया हुआ है मॉडल पेपर के अंदर, RBSC वाले में भी है और शायद यूपी वाले के अंदर भी था। किससे प्राप्त करते हैं? बैक्टीरियोफेज से, जीवाणु से, प्लाज्मिड से, या सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका से। तो आपको पता है सारे ही जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो हमने जीवाणु कोशिका से प्राप्त किए हैं। और एक डाटा हमें दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, वो डाटा आपको याद होना चाहिए कि 230 प्रकार के जीवाणुओं से, 230 प्रकार के बैक्टीरिया से अभी तक हमने 900 प्रकार के RE प्राप्त कर चुके हैं। ये एक लाइन दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर। नेक्स्ट की तरफ चलें। विषाणु आक्रमण से बचाव के लिए जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज या गाइरेज। बताओ, अभी बता दोगे। वायरस आक्रमण से बचाव के लिए जीवाणु क्या उत्पादित करता है?
जब हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का टॉपिक शुरू किया था, सबसे पहला टॉपिक ही यही पढ़ा था कि इनको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यानी कि प्रतिबंधन स्थल क्यों, प्रतिबंधित एंजाइम क्यों कहते हैं। तो हमने कहा था कि इसमें कुछ खासियत है। पहला, ये बैक्टीरिया को, ये पाया किसमें जाता है, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया को वायरस से बचाता है। वायरस अगर इस पे अटैक कर दे तो उसको बचाएगा। क्यों बचाता है, क्योंकि ये वायरस के डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देता है। दूसरा, विशिष्ट स्थलों पर काटता है, ठीक है, और इसीलिए हम इसका जो यूज है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं। तो भाई यही है ये। और दूसरा ये भी पढ़ा था, ये एक्सो भी होता है, एंडो भी होता है। तो जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है कहाँ एंजाइम, ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो उत्पाद, एक्सो भी होता है, हमने बात की थी, लेकिन यहाँ पे स्पेशल क्योंकि हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं जो भीतरी स्थलों पर काटते हैं। ये दोनों अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किए हैं। एक्सो मतलब जो सिरों पे काटते हैं, एंडो मतलब जो भीतरी। तो हमने कहा था कि ये पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस को काटते हैं और बीच में काटते हैं। तो ये स्पेशलिटी की वजह से हम इनको डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस काटता है, एंडो शब्द आया है, एंडो मतलब भीतरी स्थलों पर काटेगा। एक डीएनए रज्जु को विशिष्ट स्थलों पर, एक डीएनए के दोनों रज्जुओं पर, एक डीएनए के दोनों रज्जु को किसी भी स्थल पर, और एकल रज्जु की डीएनए को, आरएनए को। देखो ये कह रहा है एक डीएनए रज्जु को, मतलब कि सिंगल स्टैंड पे काटता है क्या, नहीं। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, हमने बात की थी कि आरई जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को काटता है, प्लस विशिष्ट स्थलों पे भी काटता है। यहाँ पे देखो विशिष्ट स्थल तो साथ में दिया हुआ है, लेकिन ये बोल रहा है एक डीएनए रज्जु को काटता है। इसको बहुत समझना जरूरी है। एक डीएनए मतलब सिंगल स्टैंडर्ड, लेकिन ये तो डबल स्टैंडर्ड को काटता है। यहाँ पे विशिष्ट नहीं दिया हुआ जो कि देना चाहिए था, लेकिन देखो दोनों ऑप्शन में सही ऑप्शन ये वाला है बी, क्योंकि यहाँ पे ये गलती है सिंगल स्टैंडर्ड वाली। यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए को काटता है और विशिष्ट स्थलों पर काटता है। विशिष्ट स्थल तो हमेशा शब्द रहेगा इसके साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चले। दो सूक्ष्म जीव जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है तथा, कौन से ऐसे दो हैं जो हमने चैप्टर के अंदर भी बार बार पढ़े हैं और इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मुझे लगता है सीधा सा आपको आंसर पता है, मैं सीधा टिक कर देती हूँ इसको। भाई ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। एक तो बलि का बकरा, इश्चरित्या कोलाई। अच्छा ये बच्चे पूछे थे मैम इसको बलि का बकरा क्यों कहते हैं, ये नाम मैंने दिया है उसे, है ना, कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया भी था कि क्योंकि हर जगह आपने देखा पूरी बुक में इश्चरित्या कोलाई, इश्चरित्या कोलाई, जहां कुछ करना नहीं हो इश्चरित्या कोलाई। तो मैंने कहा इसको बलि का बकरा बनाते रहते हैं, जब देखो तब यूज करते रहते हैं, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा था टीआई प्लाज्मिड यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस, इससे टीआई प्लाज्मिड मिलता है। नेक्स्ट है आनुवंशिक रूप से एक समान जीव जिसे उत्तक कल्चर के लिए विकसित किया जाता है। ग्राफ्टिंग, क्लोनिंग, प्लाज्मिड या संकर। आनुवंशिक रूप से एक समान जीव, एक समान ऐसा जीन जिसको टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं। टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर में हम कोई एक सेल रख देते हैं, ठीक है, सिंगल सेल, किसी भी प्लांट की या एनिमल का एक सेल रख देते हैं। वो सेल बहुत विभाजित हो जाती है संवर्धन माध्यम के अंदर और कैलस बनाती है। अगर हम इस कैलस को अलग अलग पेट्री डिश के अंदर सेल बना के डाल दे तो इससे एक नया प्लांट बनने के चांसेस होते हैं। ये सारे प्लांट या जो भी इनसे बनेगा वो कैसा होगा, वो इसका आइडेंटिकल होगा, मतलब जैसा ये है वैसा ही होगा, क्योंकि अलैंगिक जनन की एक विधि है एक्चुअली में ये। तो भाई यहाँ पे क्लोनिंग करते हैं हम, ठीक है, क्लोनिंग यूज कर रहे हैं, क्लोनिंग कर रहे हैं जीन की। जो जीन इसमें था वही सब जगह आएगा, और ऐसे जो समान होते हैं, समान जीन होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। उस पर प्रोसेस को कॉपी होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन समझने वाला था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। चलिए बाकी देखो ऑप्शन ही सही नहीं है। संकर में तो मिक्सिंग करते हैं, प्लाज्मिड तो डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर की तरह काम में लेते हैं। एक समान जीन वाला शब्द जो है वो क्लोनिंग से ही मिल रहा है। ग्राफ्टिंग में तो क्या करते हैं हम, ग्राफ्टिंग में तो हम जैसे मान लो ये पौधा है, ये दूसरा पौधा है, इसका कोई पीस काट के इस पे लगा देते हैं, उसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। तो
है ना। जैसे गुलाब का हमें कोई किस्म पैदा करनी है तो एक गुलाब ये ले लिया लाल कलर का, एक पीले कलर का, इसका आधा काट के यहाँ लगा देते हैं, जो कलम बांधना जिसको कहते हैं, वो आता है ग्राफ्टिंग में। उत्तक संवर्धन का मेथड नहीं है वो। नेक्स्ट की तरफ चलें अगर हम, तो प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का मुख्य उपयोग है कहाँ? जीन लाइब्रेरी में, भौतिक प्रतिबंधित माप बनाने में, जीन क्लोनिंग में, या इन सभी में। देखो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए काटने के लिए यूज करते हैं। अगर आपको जीन लाइब्रेरी बनानी है, यानी कि जीन की लाइब्रेरी, बहुत सारे जीन्स की कॉपी करनी है, तब भी आपको पहले उस जीन को काटना पड़ेगा, पीसीआर में डालना पड़ेगा, तो कॉपी बनेगी। तो काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन चाहिए, वहां पे भी काम में आएगा। अगर आपको मैपिंग करनी है, जीन मैपिंग करनी है, तो उसमें भी हमने पढ़ा था उस जीन को काटना पड़ेगा, काटना तो निकालना तो पड़ेगा ही डीएनए या जीन को। तो हर जगह रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटोगे किससे? एक ही है हमारे पास। इसको क्या कहते हैं? बहुत बार बता दिया, फिर से बता देती हूँ, आणविक कैंची कहते हैं भाई इसको। इसका नाम याद रखे, मॉडल पेपर में भी मैंने कहा था, क्लास में भी बहुत बार बोल दिया है। तो भाई ये कैंची है, काटनी पड़ेगी। जीन क्लोनिंग करनी है, वहां पे भी काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि जीन काटना पड़ेगा पहले। तो इन सभी अगर हमें चीजें करनी है तो हमें पहले तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल का एकल वलय जो किसी रेडियो सक्रिय अणु से बंधा होता है। अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। इस शब्द पे गौर फरमाइए, आंसर मिल जाएगा। वेक्टर, सेलेक्टोब्यूल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर बोल रहा है ये एक्चुअली में, ये वही थोड़ा सा इंग्लिश को हिंदी है ना। प्लाज्मिड और प्रोब, ये सेलेक्टेबल मार्कर है भाई। सेलेक्टेबल मार्कर हमने पढ़े हैं चैप्टर के अंदर, जैसे टेट्रासाइक्लिन का, एक बीटा गैलेक्टोज वाला भी हमने किया है, 2 किए हैं, और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी इसको करवाया है, और एक मॉडल पेपर में आया हुआ भी है। वर्णात्मक जिसको कहते हैं, वर्ण चिन्हक, वर्ण चिन्ह, इस नाम से हमने क्वेश्चन किया हुआ भी है इंपॉर्टेंट में, और मॉडल पेपर के अंदर भी है। तो क्या होते हैं भाई? ऐसे डीएनए के खंड, न्यूक्लिक अम्ल का एकल वलय, न्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए, ठीक है, या आरएनए, तो उसकी एक ऐसी वलय, सिंगल वलय, ऐसी रिंग जिसमें कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ जुड़ा हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? मान लो यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ आपने जोड़ दिया। अब ये रेडियो एक्टिव पदार्थ कैसे जोड़ते हैं? मान लो इसका सीक्वेंस है ए, इसमें नाइट्रोजेनिक बेस ए आ रहा है, तो इस नाइट्रोजेनिक नॉर्मल वाले ए को रेडियो एक्टिव नाइट्रोजेनिक बेस से बदल देते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्रोब। कहाँ काम में लिए हैं हमने ये हमने काम में लिए हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर, जहां पे हम हमारे डीएनए को अगारोस जेल के अंदर देखने के लिए प्रॉब्स का यूज करते हैं। क्या होते हैं प्रॉब? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है शायद बिहार के मॉडल पेपर में, हाँ बिहार वाले में ही आया है कि प्रॉब क्या है, या ऐसा कुछ 4 मॉडल पेपर किए हमने, उसमें से किसी एक में जरूर आया है प्रॉब क्या है। तो प्रॉब क्या है बच्चों? ऐसे डीएनए के खंड, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में किया, यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने किया था। प्रॉब क्या है? डीएनए के ऐसे खंड जो किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यही परिभाषा है इसकी। यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल लिखा है, आप डीएनए भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रॉब कहते हैं उनको सर्च करने के लिए। ये हमने आणविक उसके अंदर भी यूज किया, आणविक निदान के अंदर। नेक्स्ट है टीडीएनए का वेक्टर कौन सा है? सिंपल क्वेश्चन है। थर्मस इक्वेटिकस, साल्मोनेला टाइफाई, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस। टीआई प्लाज्मिड किससे प्राप्त करते हो? टीडीएनए मतलब वही टीआई प्लाज्मिड किससे प्राप्त करते हो? एग्रोबैक्टीरियम से। किससे प्राप्त करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम से। इसी को टीआई प्लाज्मिड प्राप्त करते हैं हम। नेक्स्ट की तरफ चलें तो डीएनए को देखने के लिए प्रयुक्त होता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी ने डिटेल में अच्छा पढ़ा है चैप्टर तो उसको जरूर याद है ये। इथिलीन ब्रोमाइड, एथिलीन ब्लू, सेफ्रेनिन और फास्ट ग्रीन। बताओ डीएनए, जब हम वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जब हम अगर उस जेल के अंदर उसको डाल देते हैं तो डीएनए हमें ऐसे दिखाई नहीं देते, पहले हमें उसको स्टेन करना पड़ता है, अभिरंजित करना पड़ता है। और वो स्टेनिंग हम किससे करते हैं? स्टेनिंग हम किससे करते हैं? हम स्टेनिंग करते हैं एथिलीडियम ब्रोमाइड से, ए वाला, ठीक है, ए से करते हैं,
ठीक है, क्यों? मैंने आपको रीजन भी बताया था कि डीएनए में कोई कलर नहीं होता तो हमें वो दिखाई नहीं देते। पहले हमें उसे एथिलीन ब्रोमाइड से कलर या स्टेन करना पड़ता है, उसके बाद वो ऑरेंज ग्रीन से दिखाई देते हैं। ऑरेंज कलर दे रखा है आपके बुक के अंदर कि ऑरेंजिश दिखाई देते हैं, तो फिर हमें प्रॉपरली वो दिख जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी। नेक्स्ट की तरफ चलें। इसमें कौन सा, देखो ऐसी चीजें होती है ना वो छुपी हुई रहती है कहीं। अगर आपने प्रॉपरली डिटेल में चैप्टर नहीं पढ़ा है ना तो आप ऐसे आंसर्स नहीं दे पाओगे। आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा है अगर चैप्टर को। इनमें कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ कौन सा कथन सही नहीं है? ओराई वह अनुक्रम है जहां से प्रतिकृति की शुरुआत होती है। पश्च विषाणु सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित कर देता है। पौधे में वी जातीय डीएनए को प्रवेश कराकर जीन गन का प्रयोग नहीं किया जाता और डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए प्रतिबंधित एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। बताओ कौन सा गलत है? सीधा सा मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है सी वाला ऑप्शन गलत है। देखो क्यों गलत है? ये कह रहा है कि वी जातीय डीएनए, वी जातीय डीएनए मतलब फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए क्या होता है? फॉरेन डीएनए को ही हम वांछित डीएनए भी कहते हैं। जो डीएनए हमें चाहिए, वांछित डीएनए। वांछित डीएनए मतलब जो डीएनए हमें चाहिए और जिससे हम कोई प्रोटीन या कोई चीज बनाना चाह रहे हैं उसको वहां से निकालते हैं और फिर होस्ट सेल के अंदर डालते हैं उसको। तो हम होस्ट सेल में उस डीएनए को प्रवेश करवाने के लिए या प्लाज्मिड के अंदर डीएनए प्रवेश करवाने के लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हैं? तो उसके लिए हम तो एक जीन गन यूज करते हैं, है ना, जीन गन वाला हमने पढ़ा था। एक हम इंजेक्टिव मेथड यूज करते हैं जहाँ इंजेक्शन लगा देते हैं उसको, डीएनए को इंजेक्शन में डाल के जो है कर देते हैं। ये जीन गन को ही बैलास्टिक गन भी कहते हैं। तो जीन गन तो यूज करते हैं, ये कह रहा है नहीं करते हैं, इसीलिए गलत कथन है। नहीं बोल रहा है तो भाई ये नहीं पॉसिबल है क्योंकि हम तो करते हैं इसका यूज। नेक्स्ट की तरफ चलें। जीव प्रतिकारक या बायोरिएक्टर के संबंध में कौन सा कथन या वाक्य गलत है? प्रेरक, प्रत्येक जीव प्रतिकारक में एक प्रबोधक तंत्र होता है। बिल्कुल, प्रक्षोभक क्या होता है? वही एरेटर जिसको हम कहते हैं हवा पास करने के लिए बायोरिएक्टर के अंदर। विडोलक टैंक, जीव प्रतिकारक सामान्यतः बेलनाकार होते हैं। बिल्कुल ठीक है। वांछित उत्पाद पाने के लिए जीव प्रतिकारक ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराता, ये गलत है क्योंकि अभी मैंने कहा कि हमें क्या लगाते हैं, दो प्रकार के विलोडक देखे थे हमने। एक विलोडक में तो ऐसे पंखा लगा हुआ था, याद आ रहा है कि आपको? ऐसे पंखे लगे हुए थे एक में तो, और एक में हमने स्पार्जर की बात की थी जहां पे ऐसी प्लेट लगी रहती है उससे हवा निकलती रहती है, बुलबुले, स्पार्जर प्रकार के। तो ये दोनों ही पंखे और ये स्पार्जर क्यों लगा रहे हैं हम? ऑक्सीजन मिलती रहे ताकि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके अंदर। तो सी वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें वो उपलब्ध करानी पड़ेगी। बाकी ये सही है, इसमें तापक्रम और पीएच को मेंटेन करने के लिए भी सिस्टम लगे होते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलें। बाम H1 प्रतिबंधित एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? इसका भी आंसर मैंने दिया था पहले, दूसरे क्वेश्चन में ही शायद आ गया था। हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी, इकोलाई, बैसिलस एमोलिफिलस इक्विफेरेंस, और इनमें से कोई नहीं। दो तीन ही पढ़े हमने, एक तो इको R1 पढ़ा है, एक हिंड वाला पढ़ा है और बाम। मैंने आपसे कहा था ये तीन इंपॉर्टेंट है, इनके किससे प्राप्त होते हैं ये याद रखना। आपको लिखवाए भी है, शायद एक टेबल भी बनवाई थी उसमें लिखवाया था क्लास के अंदर। तो भाई बाम, देखो बैसिलस का बी और एमेलोक्विफेसियंस का AM। अगर आपको नहीं भी पता है तो थोड़ा सा अगर नामकरण का पद्धति आपको पता है कि हम इसका नामकरण कैसे करते हैं, तो फर्स्ट वाला लेटर अभी मैंने बताया वो लेना है आपको जीनस का, और स्पीशीज के लेने हैं 2, तो कर सकते हैं। लेकिन कंफ्यूजन तब हो जाएगा जब यहाँ पे सारे बैसिलस दिए होंगे, तो आप स्पीशीज बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। बैसिलस की तो और भी स्पीशीज आपको भड़काने के लिए दूसरी दे सकते हैं। तो ये किससे प्राप्त किया जाता है? सी वाले से प्राप्त किया जाता है। इस्चुरोचिया तो इको R1 वो है, और हीमोप्ले से क्या है? हिंड वाला। हिंड थर्ड भी है हमारे पास, हिंड फर्स्ट भी है, हिंड सेकंड भी है, वो इससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो तीनों याद हो जाएंगे। नेक्स्ट की तरफ चलें। डीएनए पॉलीमरेज किससे प्राप्त किया जाता है? PBR 322, थर्मस इक्वाटिकस, एग्रोबैक्टीरियम या रेट्रो। पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, टैक पॉलीमरेज पूछ रहा है। डीएनए पॉलीमरेज को ही हम क्या बोलते हैं? टैक पॉलीमरेज कहते हैं।
किससे प्राप्त होता है? एक बैक्टीरिया थर्मस इक्वेटिकस जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी जीवित रह पाता है, उससे प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, परपोषी कोशिकाओं में विभाजित डीएनए को प्रवेश कराने के लिए किनका उपयोग होता है? सूक्ष्म अंतःक्षेपण, जीन, अभी बात की हमने, अहानिकारक रोगजनक, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको परपोषी कोशिका मतलब होस्ट सेल के अंदर अपना डीएनए सेगमेंट डालना है तो या तो आप माइक्रो इंजेक्शन मेथड यूज करो, जो अभी मैंने कहा है इंजेक्शन के थ्रू, जीन गन अभी बात की, वो टंगस्टन और गोल्ड की गोलियां बना के हम डालते हैं डीएनए अंदर डाल के, या फिर आप क्या यूज करो, टीआई प्लाज्मिड या फिर रिट्रोवायरस यूज करो, ये इसमें आ जाएंगे अहानिकारक में। मैंने आपसे कहा था ना कि रिट्रोवायरस अगर आप यूज कर रहे हैं या टीआई प्लाज्मिड यूज कर रहे हैं तो आपको पहले उसका हानिकारक जीन वहां से बाहर निकालना पड़ेगा। अभी रिट्रोवायरस की जब बात आई थी तब डिस्कस किया था। तो भाई ये तीनों ही मेथड हम यूज करते हैं होस्ट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर या प्लाज्मिड के अंदर डालने के लिए, प्लाज्मिड जिसके अंदर है उस सेल में डालने के लिए। इनमें कौन पीसीआर से जुड़ा हुआ है? इन आंसर दे देंगे आप। पीसीआर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी कर ली, मॉडल पेपर में भी आई हुई है। प्रकृति विकृतीकरण, तापानुशीतलन, विस्तार, या इनमें से सही? एनसीईआरटी के अंदर मैंने कहा था डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं है, क्लास से बनाना आप, क्योंकि वो ज्यादा बेटर है। देखो, विकृतीकरण पहला स्टेप होता है, दूसरा तापानु, और तीसरा है जिसको हम एनिलीन भी बोलते हैं, और तीसरा दीर्घीकरण जिसको एलोंगेशन भी बोलते हैं। तो डी वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही है, तीनों स्टेप्स है। ठीक है, पहला कौन सा है? विकृतीकरण, जिसको डीनेचराइजेशन बोलते हैं, नेचुरलाइजेशन। ठीक है, इसमें इसको हीट देके डीएनए को अलग कर देते हैं। दूसरे में टेम्परेचर देते हैं 92 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक का, कई बुक्स में 97 भी लिखा हुआ है। और विस्तार में, और तीसरा इसी के अंदर एनीलिंग स्टेट भी आता है, और चौथा आता है इलोंगेशन, विस्तार करते हैं जहां पे डीएनए की कॉपी बनेगी। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है? अब तो आप बता देंगे, सेलुलेज, पैक्टिनेज, टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज वही जो थर्मस इक्वेटिकस से प्राप्त करते हैं, और डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है, पीसीआर का उपयोग करते हैं, क्या करने के लिए करोगे? किसी खास डीएनए के संवर्धन में, प्रोटीन के प्रवर्धन में, प्रोटीन की संख्या घटाने में, या ए और बी? देखो, हमने जब भी पीसीआर का नाम लिया हम कहते हैं डीएनए का संवर्धन करते हैं, डीएनए की कॉपीज बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो डीएनए की कॉपी भी उसको कर सकते हैं, फिर डीएनए से आरएनए की कॉपी भी बना सकते हैं, और प्रोटीन की भी कॉपी बना सकते हैं। ए और बी वाला कॉपी बनाएंगे, संवर्धन या प्रवर्धन करेंगे, कल्चर करेंगे, घटाएंगे नहीं, घटाने के लिए यूज नहीं करते। तो ए और बी दोनों सही है। ये देखो क्वेश्चन आ ही गया है भाई, जल विद्युत संचलन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको देखें, करें। जल विद्युत संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करते हैं डीएनए को पृथक्करण करने में, आरएनए को पृथक करने में, प्रोटीन को पृथक करने में, या सभी को पृथक करने में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, वही डिटेल क्लास अगर पढ़िए तो कर लोगे इस क्वेश्चन को। जब हमने बात की, हम चैप्टर के अंदर डीएनए की बात करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं, उससे हम डीएनए के सेगमेंट्स को भी अलग करते हैं। याद आया है कि आपको डीएनए, यहाँ पे डीएनए को डाल देते हैं, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक जगह प्लस और इधर माइनस। डीएनए माइनस चार्ज होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, दौड़ के इधर जाता है। ठीक है, ये बात हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में करी। लेकिन इससे सिर्फ डीएनए ही अलग नहीं करते, इससे तीनों चीजें अलग करते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। जो डीएनए के लिए टेक्निक यूज करते हैं उसे हम सर्दन ब्लॉटिंग कहते हैं, सर्दन ब्लॉटिंग कहते हैं। ये मैंने क्लास में बताया है कहीं बीच के अंदर, ऐसे स्पेशली नहीं है, लेकिन बात हुई थी एक जगह तो बताया था। आरएनए अलग करते हैं, उसको नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। और प्रोटीन अलग करते हैं तो उसे वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। ये बिल्कुल नीट के लेवल की बात है।
ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, वेस्टर्न, नॉर्दर्न और सर्दर्न ब्लॉटिंग। नेक्स्ट की तरफ चलें। पौधे में क्लोनिंग है तो किस संवाहक का उपयोग करेंगे? किसका करेंगे भाई? दो, पीबीआर का भी कर सकते हैं, टीआई का भी कर सकते हैं। सी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बात कर ली है हमने इस पे डिटेल में। हाँ, ये जो क्वेश्चन मैंने कहा था उस टाइम मैंने बताया नहीं था, क्योंकि मैंने कहा था नीचे क्वेश्चन आने वाला है। इको R1 प्रतिबंधित एंजाइम निम्नलिखित में से किस अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब सीक्वेंस, किस सीक्वेंस को पहचानता है? GAATTC, GGACC, GAGCCT और TCCGGA। बताओ। तो हमने बात की थी कि हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजाइम एक पॉलिंड्रोनिक सीक्वेंस को पहचानता है, पॉलिंड्रोनिक सीक्वेंस को पहचानता है ना। और पॉलिंड्रोनिक सीक्वेंस क्या होते हैं? वही दोनों डायरेक्शन से पढ़ने पर सेम आते हैं। तो इको R1 भी होता है, वो एक विशिष्ट स्थल को या पॉलिंड्रोनिक सीक्वेंस को पहचानता है और वो है GAATTC। ऐसे ही बाम थर्ड जो होता है, बाम H1, वो मैंने क्लास में शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें ये क्वेश्चन करवाया है, सबके बताए हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन करवाया था कि किसका क्या होता है, मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया था कि एक तो हिंड का कर लेना, एक बाम का कर लेना और इको R1। स्पेशली तो इको R1 का ही पूछा हुआ है, लेकिन हिंड और बाम भी एक बार देख लेना। इसका क्या होता है? इसका कुछ नहीं, ये हो जाता है इसका, ये वाला शायद ये इसी का है। हाँ, ये रहा बाम, ये बाम H1 का है, बाम H1 का ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट की तरफ चले। डीएनए के पृथक्करण के दौरान जीवाणुओं में कौन से एंजाइम्स का उपयोग किया जाता है? लाइसोजाइम। देखो क्वेश्चन आ गया है, मैंने बता दिया है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए आंसर, अगर पहले वाले क्वेश्चन आपने देखे। लाइसोजाइम, काइटिनेज, सेलुलेज या प्रोटीनेज। तो भाई काइटिन तो कवक की सेल वॉल दूर करने के लिए करते हैं, जीवाणुओं के लिए लाइसोजाइम एंजाइम यूज करते हैं। और अगर इसके अलावा कोई प्लांट है, नॉर्मल प्लांट है, तो उसके लिए सेलुलेज और पैक्टिनेज यूज करते हैं, पैक्टिनेज भी आएगा। प्रोटीनेज भी काम में लेंगे कब? जब हम अंदर वाली जो है साइटोप्लाज्म उसको करेंगे। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको क्लास में करवाई है, बिल्कुल यहाँ पे हमसे पूछा है जीवाणुओं के लिए, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। सेल वॉल हटाएंगे इससे। डीएनए अवक्षेपित निम्नलिखित में से किसके मिलाने से होता है? डीएनए अवक्षेप, प्रेसिपिटेशन किससे होता है? शीतलित एथेनॉल से, शीतलित मिथेनॉल से, गर्म एथेनॉल से या एल्डिहाइड से। ये प्रोसेस हमने पढ़ा था डीएनए को अलग करने के लिए। हमने कहा था कि डीएनए को मैंने आपको इस पे प्रैक्टिकल भी करवाया है, डीएनए आइसोलेशन, डीएनए पृथक्करण, डीएनए पृथक्करण का आपको प्रैक्टिकल भी करवाया है मैंने स्पेशली, है ना। स्पूलिंग, स्पूलिंग मेथड जिसको हमने कहा था। क्या करते हैं हम? पहले डीएनए के टुकड़े करते हैं, उसको फिर जो है अगैरोस जेल के अंदर मिलाते हैं, फिर उससे निकालते हैं, क्षालन करते हैं जिसको अगैरोस जेल से। उसके बाद डीएनए को अलग करने के लिए उसमें चिल्ड एथेनॉल मिलाया जाता है, और चिल्ड एथेनॉल मिलाने के बाद उसमें प्रेसिपिटेशन हो जाता है। हमने प्रैक्टिकल भी किया था, आपको धागे दिखाए थे प्रैक्टिकल के अंदर कि वो धागे बन जाते हैं। उसको अलग करने का जो प्रोसेस है उस डीएनए के गुच्छे को, उसको हमने क्या बोला था? स्पूलिंग बोला था। ठीक है, प्रैक्टिकल भी किया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो लर्न एंड शेयर के नाम से डीएनए पृथक्करण सर्च करेंगे, लर्न एंड डीएनए पृथक्करण, लर्न एंड शेयर बायोलॉजी क्लास 12 प्रैक्टिकल, तो आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ चलें। क्लास में तो हमने विधि देखी थी, प्रैक्टिकल भी किया था। फ्लावर सावर, ये फ्लावर सावर एक साथ है भाई, ये भी मैंने बताया किसका ट्रांसजेनिक प्रकार है। ये शायद लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए तब बताया है, कहीं तो बताया है। गेहूं, टमाटर, धान और रुई। फ्लावर सावर क्या है? फ्लावर सावर टमाटर की एक स्पीशीज है जो हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बनाई है। जैसे हमने पोमेटो बनाया था, वैसे हमने फ्लावर सावर भी बनाया है। ये क्या होता है, इसकी क्या खासियत है फ्लावर सावर की, कि इस टमाटर की जो पकने की सेल, देखो कोई भी चीज क्यों पकती है, पहले उसकी सेल वॉल जो है वो धीरे धीरे पैक्टिनेज एंजाइम सिक्रीट करने लग जाती है, तो उसकी जो ऊपर वाली स्किन होती है फ्रूट की वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लग जाती है। तो ये टमाटर ऐसे थे जो जल्दी नहीं पकते थे, जल्दी नहीं पकता, और जल्दी नहीं पकेगा तो खराब भी नहीं होगा, है ना। इसकी सेल वॉल हमने ट्रीट कर दिया, इसको फ्लावर सावर बना दिया। इसका नाम भी याद रखना है, और क्यों, क्या करता है, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल होती है वो जल्दी नहीं
पैक्टिनेज बनने नहीं देती और जिसकी वजह से टमाटर काफी दिनों तक ताजा बना रहता है, ठीक है, पकता नहीं है, जल्दी खराब नहीं होता। गोल्डन राइस, ये तो याद ही होगा आपको, कौन सा विटामिन प्रचुर है? तो ये तो भाई पिछले चैप्टर से रिलेट करके दिया हुआ है, ए वाला, गोल्डन राइस में विटामिन ए। नेक्स्ट है एकल कोशिकीय प्रोटीन यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन, ये भी याद होगा आपको, किससे प्राप्त किया जाता है? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों से, बहु कोशिकीय सूक्ष्म जीवों से, जीवाणुओं द्वारा या महिला एवं दूसरों द्वारा। भाई आपको पता है नाम में ही एकल कोशिका आ रहा है, एकल कोशिका सूक्ष्म जीवों से। क्या एग्जाम्पल थे इसके? एक तो क्लोरेला, स्पाइरुलिना, ये सब सिंगल सेल प्रोटीन है। नेक्स्ट है प्राइमर का उपयोग किया जाता है पीसीआर में, क्लोनिंग में, डीएनए संसाधन में या इनमें से कोई नहीं। पीसीआर प्राइमर का उपयोग कहां करेंगे? जब हमने पीसीआर मेथड किया था तो हमें पता है डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए पहले हमें एक प्राइमर लगाना पड़ेगा, इसके नखरे ज्यादा हैं, ठीक है। पीसीआर मेथड में हम क्या करते हैं? प्राइमर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आणविक तकनीकी जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेक प्रतियां इन विट्रो का मतलब परख नली में या किसी मशीन के अंदर, विट्रो का मतलब बॉडी से बाहर, ठीक है, इन विट्रो लैब में, जनरली अगर हम इसको बोलें कि लैब के अंदर अगर हम बनाते हैं तो क्या कहलाती है? एलाइसा, पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या फ्लो साइटोमेट्री। तो भाई तकनीकी में डीएनए की या किसी जीन की बहुत सारी जो कॉपीज बनाते हो आप, डीएनए बोले या जीन बोले, कॉपीज बनाने का काम किसका है? पीसीआर का। पीसीआर मेथड, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, फुल फॉर्म। ये आया हुआ क्वेश्चन है पीसीआर वाला भी मॉडल पेपर के अंदर और बोर्ड में भी। तो इसी के साथ आज के हमारे जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एंजॉय करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि कैसे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। सभी को मेरी तरफ से बाय।